शाह विलास की बुलंदो बाला दीवारें जो सदियों से उस इलाके में ताकत और जबर की अलामत समझी जाती थी, आज उनके दरो दीवार पर एक अजीब सी वीरानी और सोगवार कैफियत तारी थी। रात का पिछला पहर अपनी तमाम तर होलनाकियों के साथ बीत रहा था, मगर हवेली के मरकजी हॉल में जलती हुई फानूस की रोशनियां भी वहां मौजूद लोगों के चेहरों की तारीकी को दूर करने में नाकाम थी। अरसलान शाह, जो इस खानदान के सबसे संजीदा और वफादार बुजुर्ग माने जाते थे, आज उनका चेहरा गजब से टिमटिमा रहा था। उनके सामने उनका अपना खून वहाद शाह और उनका होने वाला दामाद जवार सर झुकाए मुजरिमों की तरह खड़े थे, जबकि पास ही सोफे पर सिसकती हुई एक वजूद खानों की बेटी आरूही थी, जिसके चेहरे पर खौफ के साए लड़ रहे थे। वो अपनी चादर में खुद को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अरसलान शाह ने कहर आलूद निगाह अपने बेटे और जवार पर डाली और फिर उनकी गर्जदार आवाज ने कमरे के दरो दीवार हिला दिए। शर्म से डूब मरो तुम लोग। अगर जमीन फट जाए तो तुम दोनों को उसमें समा जाना चाहिए। क्या यही तरबियत की थी मैंने तुम्हारी वहाज, कि तुम दुश्मनी में औरतों के आंचल को ढाल बनाओगे? अरसान शाह का सीना शिद्दत जज्बात से ऊपर नीचे हो रहा था। वो एक ऐसे असूल पसंद इंसान थे जिनके लिए दुश्मनी का भी एक मायार था, और आज उनके अपनों ने वो मायार खाक में मिला दिया था। जवार ने लपीटते हुए सर उठाने की जसारत की। उसकी आंखों में अभी भी इंतकाम की आग थी और लहजे में बगावत। बाबा साई, आप इंसाफ नहीं कर रहे। उन्होंने पहल की थी। रियान खान हमारी मिन्हा को उठा कर ले गया था, तो क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते? कि लड़की उनकी कमजोरी है, इसे इस्तेमाल करके हम मिन्हा को वापस ला सकते हैं, वरना वो कभी हमारी बेटी नहीं लौटाएंगे। जवार की बात ने अरसलान शाह के जब्त के बंधन तोड़ दिए। उन्होंने पूरी कुव्वत से मेज पर हाथ मारा। अपनी बकवास बंद रखो जवार। अगर रियान खान कमीना है, तो क्या मैं अपनी नस्ल को कमीना बना दूं? मेरा ज़मीर ये गवारा नहीं करता कि अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए किसी और की बेटी की इज्जत को नीलाम करो। हम शाह हैं, कोई जंगली दरिंदे नहीं जो रात के अंधेरे में नहती लड़कियों को उठाते हुए। मुझे मेरी बेटी अजीज है, मगर किसी और की बेटी की कीमत पर नहीं। अरसान शाह ने फैसला कुन अंदाज में वहाज की तरफ उंगली उठाई। अभी और इसी वक्त अरूही बेटी को पूरी इज्जत और एहतराम के साथ खान हवेली वापस छोड़ के आओ। अरबाज खान से मेरी तरफ से हाथ जोड़कर माफी मांगना कि मेरे बेटे बहक गए थे। जाओ ले जाओ इसे मेरी नजरों के सामने से। ये फैसला जवार और वहाज के लिए किसी बम धमाके से कम नहीं था। उनके जबड़े भींच गए, हाथों की मुट्ठियां सफेद पड़ गई, मगर बाप के जलाल के सामने वो दम मारने की हिम्मत ना कर सके। अरूही जो अब तक खौफ से कांप रही थी, उसने बेचैनी से और बेयकीनी से अरसलान शाह की तरफ देखा। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि दुश्मनों के घर में उसे कोई मसीहा मिल गया है। अरसलान शाह ने शफकत से उसके सर पर हाथ रखा और उसे रुखसत किया। वहाज ने बादल खास्ता अरूही को साथ ले और हवेली से निकल गया। खान हवेली में जब अरूही वापस पहुंची तो कहराम मच गया। अरबाज खान अपनी बेटी को सीने से लगाकर पूट पूट कर रोए। अरसान शाह की इस शराफत ने खानदान को शर्मिंदा कर दिया। उन्होंने सुख का सांस लिया कि शायद अब मामलात सुलझ जाएंगे, मगर वो नहीं जानते थे कि ये खामोशी तूफान से पहले की है। अगली सुबह का सूरज शाह विलास पर एक नई आजमाइश बनकर तुलू हुआ। अभी घर वाले रात के हंगामे से संभले भी नहीं थे कि पोर्च में एक स्याह चिमचमाती लैंड क्रूज पूरी रफ्तार से दाखिल हुई और टायरों के चीख के साथ रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से एक वजीहा कड़ियल और इंतहाई रूपदार शख्सियत का मालिक नौजवान बाहर निकला। ये कबीर शाह था, अरसलान शाह का भतीजा और दुबई में बिजनेस अंपायर संभालने वाला कबीर शाह, जिसका नाम ही ताकत की अलामत था। उसकी शख्सियत में एक अजीब सा ठहराव और जलाल था। वो मिन्हा का सगा भाई तो नहीं था, मगर उसने मिन्हा को हमेशा अपनी सगी बहन से बढ़कर चाहा था। उसे जैसे ही मिन्हा की गुमशुदगी की खबर मिली थी, वो अपना सब कुछ छोड़कर पहले ही फ्लाइट से पाकिस्तान पहुंचा था। उसका चेहरा स्पाट था, मगर आंखों में जो सर्द महरी और वहशत थी, वो देखने वालों का खून खुशक करने के लिए काफी थी। वो तेज कदमों से अंदर दाखिल हुआ, जहां लौज में अरसान शाह सर थामे बैठे थे। कबीर ने हते बिना किसी तमहीद के सवाल किया, चाचा जान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आपने दुश्मन की बेटी को वापस कर दिया, वो भी बिना मिन्हा को लिए? आपने हमारे हाथ में आया हुआ सबसे बड़ा पत्ता जाया कर दिया? वो आते साथ ही अपने बिजनेस की जुबान इस्तेमाल करने लगा।
یہ جانے بغیر کہ عورتیں کوئی بزنس ڈیل کی طرح نہیں ہوتی۔ احسان شاہ نے تھکی ہوئی نظروں سے اپنے بھتیجے کو دیکھا جو ان کے مرحوم بھائی کا بیٹا اور انہیں جان سے زیادہ عزیز تھا۔ کبیر بیٹا، تم ابھی سفر سے آئے ہو اور جذبات میں تم نہیں سمجھو گے کہ برائی کا جواب برائی سے دینا ہماری شان نہیں ہے۔ ہم شرافت کا مظاہرہ کر کے انہیں شرمندہ کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ خود ہماری بیٹی لوٹا دیں۔ کبیر کے لبوں پر ایک تلک اور تنزیہ مسکراہٹ ابھری جو ذہن میں بوجھی ہوئی تھی۔ شرافت کمزوروں کا زیور ہے چچا جان، اور جنگ میں شرافت نہیں جیت دیکھی جاتی ہے۔ آپ کی اس شرافت نے منہا کی واپسی کے راستے بند کر دیے ہیں۔ وہ لوگ اسے ہماری کمزوری سمجھیں گے اور منہا کو کبھی واپس نہیں کریں گے۔ 2 دن گزر چکے تھے چچا جان، 2 دن سے منہا اس درندے ریحان کی قید میں ہے اور آپ یہاں شرافت کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں۔ کبیر کا لہجہ انتہائی کمپوز تھا مگر اس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھی۔ مجھے منہا اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، وہ میری بہن ہے اور اس کی عزت پر آج آنے سے پہلے میں اس پورے شہر کو آگ لگا دوں گا۔ کہ ارسلان شاہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتے رہے مگر کبیر نے ان کی ایک نہ سنی۔ وہ وہاں سے اٹھا اور دیوانہ وار اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ اس کا پہلا مقصد بدلہ نہیں بلکہ منہا کی تلاش تھا۔ اگلے 2 دن کبیر شاہ نے زمین آسمان ایک کر دیا۔ اسے اپنے تمام ذرائع استعمال کیے، شہر کا کونا کونا چھان مارا، پولیس کے حالات سران سے لے کر انڈر ورلڈ کے لوگوں تک ہر کسی کو متحرک کیا مگر منہا اور ریحان کا کہیں سراغ نہ ملا۔ ایسا لگتا تھا جیسے انہیں زمین نکل گئی ہو یا آسمان کھا گیا ہو۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ کبیر کا صبر جواب دے رہا تھا اور اس کی بے چینی جنون میں بدلتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی لاڈلی بہن کو کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسی مایوسی کے عالم میں نعمان شاہ، اس کے تایا اور منہا کے تایا جو اس سارے فساد کی اصل جڑ تھے، جنہوں نے خانوں کی زمینوں پر قبضہ کیا تھا، انہوں نے موقع غنیمت جانا۔ نعمان شاہ نے کبیر کو اکیلے میں پایا اور اس کے زخموں پر نمک چھڑکنا شروع کیا۔ دیکھا کبھی، میں نہ کہتا تھا کہ تمہارا چچا بزدل ہے۔ اس نے ہماری ناک کٹوا دی۔ علاقے بھر میں باتیں ہو رہی ہیں کہ شاٹ ڈر گئے ہیں۔ تم نے دیکھ لیا نا شرافت کا نتیجہ۔ 2 دن ہو گئے تھے، تمہاری منہ بولی بہن کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے۔ نعمان شاہ نے انتہائی شاطرانہ انداز میں کبیر کا کان بھرے۔ بیٹا، ریحان خان جیسے ڈھیٹ اور گھٹیا انسان کو صرف اسی کی زبان میں سمجھایا جا سکتا ہے۔ جب تک ہم ان کی عزت کو دوبارہ اپنی قید میں نہیں لیں گے، انہیں تڑ پائیں گے نہیں، وہ منہا کو واپس نہیں کریں گے۔ انہوں نے منہا کو کہیں چھپایا ہوا ہے، سب ملے ہوئے ہیں، پولیس والے بھی ان کے ہاتھ میں ہیں اور قانون بھی۔ تمہارے چاچا بوڑھے ہو گئے ہیں، تم تو جوان ہو نا، تم تو شاہوں کا خون ہو، تم اپنی بہن کو یوں لاوارث چھوڑ دو گے؟ کبیر جو پہلے ہی اندر سے ٹوٹ چکا تھا، تایا کی باتوں نے اس کے اندر کے الاؤ کو بھڑکا دیا۔ اس کی مٹھی اس قدر زور سے بند ہوئی کہ ناخن ہتھیلی میں پیوست ہو گئے۔ اسے ٹھنڈی آہ بھری اور ایک فیصلہ کن نظر تایا پر ڈالی۔ اب ٹھیک کہتے ہیں تایا جان، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ میں ارسلان شاہ کی طرح نرمی نہیں دکھاؤں گا۔ میں خانوں کو ایسا زخم دوں گا کہ وہ بلبلا اٹھیں گے۔ میں اروہی کو دوبارہ اٹھاؤں گا اور اس بار اسے کوئی واپس کرنے والا نہیں ہوگا۔ کبیر کا فیصلہ اٹل تھا مگر اس نے یہ پلان اپنے باپ ارسلان سے پوشیدہ رکھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ تیسرے دن کا سورج اپنی پوری تمازت کے ساتھ چمک رہا تھا مگر خان حویلی میں ابھی تک خوف کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ اروہی پچھلے 2 دن کے واقعات اور قید کی وجہ سے شدید صدمے اور بخار میں مبتلا تھی۔ اس کا رنگ زرد ہو چکا تھا اور وہ بستر سے اٹھنے کے قابل نہیں تھی مگر آج کالج میں اس کی فائنل ایئر کی ایک انتہائی اہم اسائنمنٹ جمع ہونی تھی جس کے بغیر اس کا پورا سال ضائع ہونے کا خدشہ تھا۔ گھر والے اسے باہر بھیجنے سے کترا رہے تھے، خاص طور پر ارباز خان تو نام سنتے ہی لڑ جاتے تھے۔ رافعہ بھی اس حق میں نہیں تھا کہ ابھی منہا اور ریحان کا کچھ پتہ نہ تھا مگر نور، رافعہ خان کی بہن، اروہی کی کزن، وہ بالکل مختلف مٹی کی بنی ہوئی تھی۔ وہ نڈر، بے باک اور حالات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والی لڑکی تھی۔ اسے جب دیکھا کہ اروہی کی طبیعت ناساز ہے اور اس کا سال ضائع ہو جائے گا تو اس نے خود کو پیش کیا، تابو آپ فکر نہ کریں، اروہی کی جگہ اسائنمنٹ جمع کروانے میں جاؤں گی۔ میں پروفیسر سے بات کر لوں گی اور ویسے بھی مجھے لائبریری سے کچھ نوٹس بھی لینے ہیں۔ نور نے اروہی کا کام اپنے ذمہ لے لیا۔ گھر والے پہلے تو ہچکچائے مگر نور کی ضد اور سخت سیکیورٹی کی یقین دہانی پر مان گئے۔
ये फैसला किस्मत का लिखा था, जैसे कोई जिसे कोई टाल नहीं सकता था। नूर तैयार होकर निकली। उसे सादा सा सूट पहन रखा था और कंधे पर बैग लटकाया हुआ था। वो रूही नहीं थी, मगर गाड़ी वही थी, खानदान वही था, और वक्त वही था जो कबीर के मखबरों ने उसे बताया था। सख्त हिफाजती हिसार में खानों की गाड़ी हवेली से निकली और कॉलेज के रास्ते रवाना हुई। नूर फ्रंट सीट पर ड्राइवर के साथ बैठी और मुसलसल फोन पर राफिया बाई को लाइव लोकेशन बेच रही थी और ड्राइवर को तेज चलने की हदायत दे रही थी। दूसरी तरफ कॉलेज के रास्ते में एक सुनसान मोड़ पर मौत और दहशत घाट लगाए बैठी थी। कबीर शाह अपने ब्लैक वैगन में काले चश्मे लगाए किसी शिकारी चीते की तरह स्ट्रिंग पर उंगलियां जमाए बैठा था। उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, सिवाय एक अजीब सी सर्द महरी के। उसके साथ उसके इंतहाई वफादार और तरबियत याफ्ता गार्ड थे। कबीर के मुखबर ने उसे फोन पर इतला दे दी थी कि साहिब, खानों की गाड़ी निकली है, सख्त सिक्योरिटी है। एक लड़की फ्रंट सीट पर बैठी है और वो बहुत एक्टिव है। यकीनन वही रेहान की बहन होगी, अरूही, क्योंकि सुना है कि अरूही कॉलेज जाती है। खबर ने जब गाड़ी देखी और बैठी अंदर लड़की का चेहरा नहीं देखा था। कबीर ने फोन कान से लगाते साथ तैसे में कहा, काम हो जाएगा, तैयार रहो। जैसे ही खानों की गाड़ी उस मखसूस मोड़ पर पहुंची, कबीर ने अपनी गाड़ी अचानक रोड के बीचों बीच लाकर तुरछी खड़ी कर दी। उनके पीछे दो और गाड़ी आ गई। खानों के ड्राइवर ने बौखला कर ब्रेक लगाए। गाड़ी चिड़चिड़ाती हुई रुकी और इससे पहले कि खानों के गार्ड्स पोजीशन संभालते, कबीर के आदमियों ने इंतहाई महारत से उनकी गाड़ियों के टायर पर फायर किए, जिससे गाड़ियां बेकाबू हो गई और इलाके में खौफो हरास फैल गया। मगर कबीर शाह का टारगेट सिर्फ वो लड़की थी। गार्ड्स को उलझाते कबीर शाह हवा के दोष पर उड़ता सीधा लड़की की गाड़ी की तरफ बढ़ा। उसने काले शीशे के पार देखा तो फ्रंट सीट पर बैठी लड़की नूर डरने के बजाय अपने ड्राइवर को बचाने की कोशिश कर रही थी। उसके चेहरे पर खौफ की जगह गुस्सा था। कबीर के लबों पर एक फातिहाना मगर जालिमाना मुस्कुराहट आई। बिल्कुल अपने रेहान भाई पर गई है, वही तेजी, वही गुस्सा। उसने सोचा कि हीरो रूही है। उसे पूरी ताकत से गाड़ी का दरवाजा खुला तो नूर ने इस अचानक अवतार पर चीख मारी, कौन हो तुम क्या चाहते हो? मगर कबीर ने उसे बोलने और समझने का मौका ही नहीं दिया। उसने नूर का बाजू अपनी आहिनी गिरफ्त में लिया और उसे किसी गुड़िया की तरह सीट से बाहर खींचा। नूर ने पूरी मजामत की। उसने अपने पैर जमीन पर जमाए और कबीर को पीछे धकेलने की कोशिश की। छोड़ो मुझे जानवर, दूर हटो, मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो। वो चीख रही थी, मगर शोर, फायरिंग और कबीर के इंतहाई जुनून में उसकी आवाज थक गई। कबीर को सिर्फ इतना पता था कि रेहान की बहन है और उसे लेकर जाना है। चलो मेरे साथ मोहतरमा, बहुत शौक है ना खानों को दूसरों की इज्जतें उछालने का। आज हिसाब चुकाने का वक्त है। कबीर की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। नूर ने उसकी गिरफ्त से निकलने के लिए हाथ पांव मारे, मगर कबीर की ताकत उसके सामने बेबस थी। उसने उसे जबरदस्ती घसीटते अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर धकेला। नूर ने निकलने की कोशिश की तो कबीर ने सर्द लहजे में वार्निंग दी कि अगर जिंदा रहना है तो खामोशी से बैठी रहो, वरना अगली गोली तुम्हारे भाई के सीने में होगी। नूर साकित हो गई। उसकी आंखों से बेबसी के आंसू बहने लगे। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये शख्स कौन है और इसे क्यों लेकर जा रहा है। कबीर ने इत्मीनान से गाड़ी का दरवाजा बंद किया और ड्राइविंग सीट संभाली। उसे एक नजर पीछे बैठी नूर पर डाली, जो कि गुस्से और दुख से रो रही थी। कबीर के दिल में जरा बराबर भी रहम नहीं आया, क्योंकि उसे अपनी बहन मिनहा का मासूम चेहरा याद आ रहा था। उसे गाड़ी के टायर घुमाए और धूल उड़ाता हुआ वहां से अपने फार्म हाउस की तरफ निकल गया। उसे यकीन था कि उसने रेहान की लाडली बहन रूही को उठा लिया है और वो रेहान को खून के आंसू रुलाएगा। वो अपनी फतह पर मुतमईन था, मगर वो नहीं जानता था कि उस गाड़ी में उसके साथ रेहान की बहन नहीं, बल्कि उसकी अपनी किस्मत का लिखा एक नया इम्तिहान सफर कर रहा था, जिसका नाम नूर था और जिसकी हकीकत खुलने पर उसकी अपनी जात के परखचे उड़ने वाले थे। शहर के हंगामों से कोसों दूर मजाफात में वाक़या कबीर शाह का फार्म हाउस रात के उस पहर किसी किले की तरह वीरान और पुरस्कार लग रहा था, जिसकी ऊंची दीवारें और चारों तरफ फैले हुए घने दरख्त उसे दुनिया की नजरों से ओझल किए हुए थे। फार्म हाउस की एक वसी और रीस कमरे में मखमली पर्दे गिरे हुए थे और बेड के सरहाने जलने वाले लैंप की मध्यम रोशनी कमरे में फैली हुई थी। उसी नींद तारीकी में बेड पर बेहोश पड़ी नूर के वजूद में हल्की सी जंबिश हुई।
سر میں ہونے والی شدید درد نے اسے کراہنے پر مجبور کر دیا۔ اسے بامشکل اپنے بھاری پلکیں واقعی تو اسے اپنی آنکھوں کے سامنے چھت کا اجنبی ڈیزائن نظر آیا۔ دماغ پر چھائی دھند آہستہ آہستہ چٹی اور پھر پچھلے چند گھنٹوں کے واقعات کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے گم گئے۔ گاڑی پر حملہ، گارڈز کی بے بسی اور پھر وہ شخص جس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ یہ سب یاد آتے ہی نور جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی۔ اس کا دل پسلیوں سے باہر آنے کو بےتاب تھا۔ اسے چاروں طرف دیکھا۔ وہ ایک قیدی تھی، ایک پرتعیش قید خانے کی قیدی۔ ابھی وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور وہی شخص جس نے اس کی زندگی کو جہنم بنا دیا تھا، کبیر شاہ، انتہائی اطمینان اور تحمل سے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا اور چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی۔ نور اسے دیکھتے کسی زخمی شیرنی کی طرح بچھڑ گئی اور بیڈ سے اتری اور پوری قوت سے اس کی طرف بڑھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی جگہ نفرت کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے یہاں لانے کی؟ کون ہو تم اور کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ نور کی آواز میں اتنی شدت تھی کہ کمرے کی دیواریں بھی لرز اٹھی۔ کبیر نے اسے انتہائی سرد مہری سے دیکھا اور پانی کا گلاس میز پر رکھتے سپاٹ لہجے میں بولا، شور مت کرو لڑکی، اپنی آواز نیچی رکھو، ورنہ تمہاری چیخیں سننے والا یہاں کوئی نہیں ہے سوائے میرے، اور میں بہروں کا سردار ہوں۔ نور کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس شخص کا گریبان چاک کر دے۔ اسے قریب پڑا ہوا ٹیبل لیمپ اٹھایا اور کبیر کی طرف پھینکا، مگر کبیر نے پھرتی سے سائڈ پر ہو کر وار بجایا اور ایک ایک قدم میں فاصلہ مٹا کر نور کے دونوں بازو پکڑ لیے۔ اتنے وحشی مت بنو اروہی خان، کبیر نے اسے اس کے نام سے پکارا جو دراصل اس کا نام تھا ہی نہیں۔ ہمت ہے تو میرا سامنا کرو، یہ چیزیں پھینکنا کمزوروں کا کام ہے۔ نور کے لبوں پر ایک طنزیہ اور زہریلی مسکراہٹ آئی۔ اس کا دل چاہا کہ چیخ چیخ کر بتائے کہ وہ اروہی نہیں، وہ نور ہے، مگر اس وقت اس کی انا اس کے راستے میں حائل ہو گئی۔ اسے سوچا کہ اگر یہ شخص اندھا ہے تو اسے اندھا ہی رہنے دو۔ اگر اسے لگتا ہے کہ اس نے اروہی کو اٹھا کر کوئی تیر مارا ہے تو اسے خوش فہمی میں رہنے دو۔ میں اسے سچ بتا کر اپنی صفائی کیوں پیش کروں؟ میں کیوں منت کروں کہ مجھے چھوڑ دو؟ کیونکہ میں وہ نہیں ہوں جسے تم ڈھونڈ رہے ہو۔ نور کی خاموشی میں گہرا طوفان چھپا تھا۔ اس نے نفرت سے اپنا بازو چھڑایا اور پیچھے ہٹ گئی۔ کبیر نے اس کی آنکھوں میں وہ مزاحمت دیکھی جو اسے اروہی کے بارے میں اس نے سنی تھی۔ باتوں سے میل نہیں کھاتی تھی، مگر انتقام کا نشہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ کبیر نے اسے گھورتے ہوئے کہا، مجھے شوق نہیں ہے تمہیں قید میں رکھنے کا، اور نہ ہی میں عورتوں پر ہاتھ اٹھانے کا قائل ہوں، مگر تمہارے بھائی ریان نے مجھے مجبور کیا ہے۔ جب تک وہ میری بہن منہا واپس نہیں کرتا تم یہی رہو گے، میرے مہمان خانے میں قید مگر محفوظ۔ کبیر نے کھانے کی ٹرے اس کی طرف اشارہ کیا، کھانا کھا لو، مجھے کمزور دشمن پر وار کرنے میں مزہ نہیں آتا۔ نور نے ٹرے کو ٹھوکر ماری، مجھے تمہارے ٹکڑوں کی ضرورت نہیں ہے، زہر لگتا ہے مجھے تمہارا وجود۔ کبیر کے ماتھے پر بل پڑ گئے، مگر اس نے ضبط کیا۔ اس کے اندر کا انسان ابھی پوری طرح نہیں مرا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی بھوکی ہے۔ اسے دوبارہ ٹرے اٹھائی اور سختی سے بولا، نخرے بند کرو، چپ چاپ کھا لو، ورنہ میں زبردستی بھی کھلا سکتا ہوں، اور وہ میرا روپ تمہیں دیکھنا نہیں تم چاہو گی۔ کبیر کی آنکھوں میں ایک ایسی وارننگ تھی جس نے نور کو بھی ایک پل کے لیے سہما دیا، مگر وہ خاموش رہی۔ کبیر وہاں سے نکل گیا اور باہر دروازے پر تالے لگنے کی آواز نے نور کو یہ باور کروا دیا کہ وہ مکمل طور پر اکیلی ہے۔ اسی اثنا میں باہر لاؤنج میں نعمان شاہ بیٹھا ہو کے کش لگا رہا تھا۔ کبیر جب کمرے سے باہر آیا تو نعمان کے چہرے پر ایک وکرہ مسکراہٹ تھی۔ نعمان نے جب گاڑی سے اترتے نور کو دیکھا تو وہ فوراً پہچان گئی کہ اروہی نہیں بلکہ رافعہ کی بہن نور ہے، کیونکہ وہ گاڑی کی سیاست اور چہروں پر خوف سے واقف تھا، مگر اپنے اس نے زبان سی لی تھی۔ اسے تو یہی چاہیے تھا کہ غلط فہمی کی آگ مزید بھڑکے۔ اگر کبیر کو سچ بتا دیتا تو شاید کبیر کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا یا وہ نور کو واپس بھیج دیتا، کیونکہ کبیر کا جگرا صرف ریان سے تھا، رافعہ سے نہیں۔ مگر نعمان چاہتا تھا کہ خاندان کی عزت تار تار ہو جائے، اور اس موقع کو وہ ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کبیر کے کندھے پر ہاتھ رکھا، شیر ہو تم کبیر، بالکل اپنے باپ دادا پر گئے ہو۔ اب دیکھنا خان کیسے ناٹ رگڑتے ہوئے ہمارے قدموں میں آئے گے۔ کبیر خاموش رہا،
उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी भी थी। वो नूर की आंखों में देखी ये नफरत को भुला नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ खान हवेली में क्यामत का सा समा था। राफिया खान जो अपनी बहन नूर से दीवाना वार मोहब्बत करता था, वो तो जैसे पागल हो गया था। उसने घर का सामान तोड़ फोड़ दिया था और दीवार से सर टकरा रहा था। मेरी बहन, वो दरिंदे मेरी बहन को ले गए और हम यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। अरबाज खान और मुख्तार खान के चेहरे जर्द पड़ गए थे और रूही जो अब होश में आ चुकी थी वो जारों की तार रो रही थी कि नूर ने उसे बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। हवेली की फिजा में बेबसी और गम का ऐसा इम्तजाज था कि पत्थर दिल पे पिघल जाए, मगर दुश्मन को रहम कहाँ आना था। अगले दिन दोपहर के वक्त नुमान शाह ने पैगाम भिजवाया कि अगर मेरी बेटी की खैर चाहते हो तो जिरगे में आ जाओ और फैसला सुन लो। खानदान के पास अब कोई रास्ता नहीं था। वो अपने सरों पर अपनी पगड़ियां रखे कर, लेकिन दिलों में जनाजे उठाए जिरगे के मुकाम पर पहुंचे। ये एक वसी मैदान था जहाँ इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन और पंचायत के लोग मौजूद थे। शाह खानदान की तरफ से अरसलान शाह जब भी गमों और गुस्से से भरे थे, कबीर ने ना सिर्फ नूर को उठाया बल्कि जिरगा भी बुलवा दिया, जो अरसलान शाह के लिए दोहरी अजियत था। कबीर और नुमान भी मौजूद थे, जबकि खानदान की तरफ से मुख्तार खान, अरबाज, अरहब और राफिया आए थे। फिजा में तनाव इतना शदीद था कि सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था। नुमान शाह ने बात का आगाज किया। उसकी आवाज में औनत थी। पंचायत के मुअज़्ज़िज़ मेंबरान, अब सब गवाह है कि पहल पहल खानों ने की थी। इनका सबूत रेयान हमारी बेटी मिनहा को उठा ले गया। आज 3 दिन हो गए हैं, इसका कोई पता नहीं। हमने तो सिर्फ अपना हक लिया है, हिसाब बराबर किया है। राफिया गुस्से से चिल्लाया, बकवास बंद करो नुमान शाह, मेरी बहन का इस मामले से क्या ताल्लुक। कबीर एकदम ठटका। सुरख बत्ती दिमाग में जली जो कुछ बहुत गलत होने का बता दे रही थी, मगर वो चुप रहा। रेयान ने गलती की तो सजा नूर को क्यों। नुमान शाह हंसा, इज्जत तो इज्जत होती है राफिया मियाँ, चाहे रेयान की हो या तुम्हारी, दर्द तो कलेजे में एक जैसा ही उठता है ना। कबीर ने चौंक कर ताया नुमान को देखा, तो क्या ये जानते थे। उसके दिल में जंग छिड़ गई। फिर नुमान ने अपना असल पत्ता फेंका। हमारे पास एक तजवीज़ है, सुलह की। अगर आप लोग अपनी ज़मीनों के कागजात और रूही का रिश्ता हमारे हवाले करते और मिनहा को भी वापस ले आए, तो हम नूर को बाइज्जत बरी कर देंगे। ये सुनते ही वहां सन्नाटा छा गया। ये सौदा था इज्जत का। सौदा। राफिया की आंखें फट गई। रूही उसकी मंगेतर थी और नूर उसकी बहन। वो किसको बचाता और किसको कुर्बान करता। उस समय नूर को वहां लाया गया। उसके इर्द गिर्द मसलाह गार्ड थे। उसका चेहरा मासूम कली जैसा था। कबीर के दिल ने मलाल सर उठा। आंखें सूजी हुई थी और कपड़ों पर शिकने थी, मगर उसकी चाल में वही शाहाना वक़ार था। वो चलती हुई जिरगे के दरमियान आई और अपने बाप और भाइयों को देखा, जो कि नजरें झुकाए जमीन को घूर रहे थे। नूर को लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर खंजर चला दिया हो। उसके अपने मुहाफिज, उसके अपने खून आज उसके लिए सर उठाने की बजाय सर झुकाए खड़े थे। कबीर अपनी कुर्सी पर बैठा नूर को देख रहा था। जब नुमान ने कहा कि ये लड़की अरूही है, तो कबीर चौंका। उसने गौर से नूर को देखा, फिर राफिया की तरफ देखी, तो इस पर हकीकत खुली कि ये रूही नहीं, ये तो कोई और ही है। एक लम्हे के लिए कबीर को शदीद झटका लगा। उसके अंदर का ज़मीर उसे मलामत करने लगा, तो उसने एक गलत लड़की को इस जम में घसीट लिया, जिसका रेयान से कोई बराह रास्त ताल्लुक भी नहीं था। नूर ने अपने बाप की तरफ देखा। बाबा, आप खामोश क्यों हैं? बोले इनसे कि मैं कोई भेड़ बकरी नहीं जिसका सौदा किया जाए। राफिया भाई, आप तो कहते थे कि आप मेरी हिफाजत करेंगे। आज आपकी जुबान को ताले क्यों लग गए? खानदान की मजबूरी ये थी कि मिन्हा अभी तक लापता थी और उन्हें डर था कि अगर उन्होंने सख्त रवैया इख्तियार किया तो मजीद नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए वो दोहरी अजियत में थे। नूर ने जब उनकी आंखों में ये खामोशी पड़ी तो उसका दिल टूट कर किरची किरची हो गया। उसके अंदर की औरत जाग उठी और उसने चीख कर कहा, मुझे आप लोगों के फैसले की जरूरत नहीं है। मैं लानत भेजती हूँ ऐसे रवाजों पर और ऐसी गैरत पर जो अपनी एक बेटी को बचाने के लिए दूसरी बेटी का सौदा करे। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं वापस आऊंगी तो भूल जाए। मैं अब इस घर में कभी कदम नहीं रखूंगी जहां मेरी बोली लगाई गई हो। मुझे मौत मंजूर है, मगर ये तस्लीम नहीं। नूर की आवाज में इतना दर्द और गुस्सा था कि जिरगे में मौजूद हर शख्स के रोंगटे खड़े हो गए। कबीर शाह जो अब तक खामोश तमाशाई बना बैठा था,
اس کے دل پر نور کے الفاظ ہتھوڑے کی طرح برسے۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کی ایک غلطی نے اس معصوم لڑکی کی دنیا اجاڑ دی ہے۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے اپنے اسے چھوڑ چکے ہیں اور تنہا کھڑی موت کو پکار رہی ہے۔ کبیر کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اگر نور واپس گئی تو معاشرہ اسے جینے نہیں دے گا اور اس کو اپنے گھر والے شدید شاید اسے قبول نہ کرے، مگر اس سودے کے داغ کے ساتھ وہ کبھی دوسرے کو نہیں جی سکتے تھے۔ کبیر کے اندر ایک عجیب سی ہلچل ہوئی، شاید یہ پچھتاوا تھا یا شاید ذمہ داری کا احساس۔ وہ اچانک اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی شخصیت کا روب ایسا تھا کہ سب کی نظریں اس پر جم گئی۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ کبیر کی گرجدار آواز گونجی، یہ لڑکی کہیں نہیں جائے گی اور نہ ہی کوئی زمین کا سودا ہوگا۔ میں نے اسے اٹھایا ہے، اب اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی میری ہے۔ سب حیران رہ گئے۔ نعمان شاہ بوکھلا گیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو کبیر؟ کبیر نے تایا کو نظر انداز کیا اور نور کی آنکھوں میں دیکھا جہاں صرف نفرت اور بے بسی تھی۔ میں اپنی غلطی سدھارنا چاہتا ہوں۔ میں ابھی اور اسی وقت اس لڑکی سے نکاح کروں گا۔ یہ میرا کفارہ بھی ہے اور میرا انتقام بھی۔ یہ سنتے ہی رافع خان پاگلوں کی طرح کے لگا، میں تمہیں جان سے مار دوں گا کبیر۔ میری بہن کوئی کھلونا نہیں ہے۔ مگر گھاٹ نے اسے روک لیا۔ نور تو جیسے پتھر کا مجسمہ بن گئی۔ اسے لگا زمین اس کے پیروں تلے سے نکل گئی۔ نکاح اس شخص سے جس نے اس کی زندگی برباد کی؟ اس نے نفرت سے کبیر کو دیکھا۔ تم سمجھتے ہو کہ تم اس پر احسان کر رہے ہو؟ مجھے تمہاری ہمدردی کی بھی نہیں چاہیے۔ مار دو مجھے مگر نکاح مت کرو۔ کبیر نے اس کے قریب جا کر دھیمی مگر سخت آواز میں کہا، یہ ہمدردی نہیں ہے نور، یہ تمہاری زندگی بچانے کا واحد راستہ ہے۔ تمہارے گھر والے تمہیں بیچنے کو تیار تھے، میں تمہیں اپنی عزت بنا رہا ہوں۔ انتخاب تمہارا ہے، زندگی بھر کا تانا یا میرا نام۔ نور لاجواب ہو گئی۔ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو ابھی بھی خاموش تھے۔ اس خاموشی نے نور کو مار دیا۔ اسے آنکھیں بند کر لی اور آنسو کا ایک قطرہ اس کے رخسار پر بہہ نکلا۔ اسے سر جھکا دیا جو اس کی خاموش رضامندی تھی۔ وہیں اسی میدان میں قاضی کو بلایا گیا۔ فضا سوگوار تھی جیسے کوئی جنازہ اٹھ رہا ہو۔ کبیر اور نور کا نکاح پڑھوایا گیا۔ نور کے منہ سے نکلنے والا قبول ہے کسی سزا کے حکم جیسا تھا۔ رافعہ رو رہا تھا۔ ارباز خان سر پکڑے بیٹھے تھے اور اسلان شاہ سکتے میں تھے اور نعمان شاہ غصے سے دانت پیس رہا تھا کہ اس کا بنا بنایا کھیل بگڑ گیا۔ مگر کبیر مطمئن تھا۔ یہ شاید خود کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نکاح کے فوراً بعد کبیر نے نور کا ہاتھ تھاما۔ اس کا لمس برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ چلو، اس نے کہا اور نور کسی زندہ لاش کی طرح اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ اسے دوبارہ اسی فارم ہاؤس لے گیا، مگر اب وہ قیدی نہیں تھی، اس کی منکوحہ تھی۔ مگر نور کے لیے رشتہ قید سے بھی بدتر تھا۔ فارم ہاؤس پہنچ کر کبیر اسے لے کر اسی بیڈ روم میں آیا اور دروازہ بند کر دیا۔ نور کمرے کے وسط میں کھڑی تھی۔ اس کا وجود کانپ رہا تھا، مگر یہ کانپنا ڈر کا نہیں، شدید غصے کا تھا۔ کبیر نے اپنی واسکٹ اتار کر صوفے پر پھینکی اور ٹائی ڈھیلی کرتے نور کی طرف مڑا۔ اس کی آنکھوں میں اب درندگی نہیں بلکہ ایک عجیب سی الجھن اور ملکیت کا احساس تھا۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے نفرت کرتی ہو اور تمہارا حق ہے۔ کبیر نے بات کرنا شروع کی، مگر نور جو اب تک ضبط کی کھڑی تھی ایک دم پھٹ پڑی۔ مت بولو، ایک لفظ بھی مت بولو۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ تم نے میری زندگی برباد کر دی کبیر شاہ۔ تم نے مجھے میرے اپنوں سے چھین لیا، میرے بھائی سے دور کر دیا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، کبھی نہیں۔ کبیر اس کی اتنے شدید رد عمل پر کچھ حیران ہوا، مگر اس نے آگے بڑھ کر اسے پرسکون کرنا چاہا۔ نور، میری بات سنو۔ ابھی اس کا ہاتھ نور کی طرف بڑھا ہی تھا کہ نور نے شیرنی کی طرح دہاڑتے ہوئے سائڈ ٹیبل پہ پڑا، بہاڑی کرسٹل کا گلدان اٹھایا اور بنا نشانہ باندھے پوری قوت سے کبیر کی طرف اچھال دیا۔ خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا۔ کبیر کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا اور وہ گلدان سیدھا اس کے ماتھے پر لگا اور شیشے کے ٹوٹنے کی زوردار آواز کے ساتھ ہی کرچی کرچی ہو کر وہ قلین پر بکھر گیا۔ کبیر لڑکھڑایا۔ اس کے ماتھے سے خون کا فوارہ پھوٹا اور اس کے سفید کرتے پر سرخ لکیر بناتا چلا گیا۔ کبیر نے سر تھام لیا۔ شدید درد کی لہر اس کے دماغ میں اٹھی۔ اس نے خون آلود ہاتھ سے اپنے چہرے کو صاف کیا اور سامنے کھڑی نور کو دیکھا جو کہ ہانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا بلکہ ایک جنگلی وحشت تھی
जैसे वो मरने मारने पर तैयार हो। कबीर के लबों पर एक तकलीफ था मगर दिलचस्प मुस्कुराहट उभरी। उसने अपना खून देखा और फिर नूर की तरफ देखा। ये लड़की आम नहीं थी, ये तो वाकई कोई आफत थी। उफ खुदाया, किसी जंगली लड़की से पाला पड़ा है। कबीर ने दिल ही दिल में सोचा। उसका गुस्सा एकदम धीमा पड़ गया, हालांकि उसे शदीद गुस्सा आना चाहिए था। मगर नूर का ये रूप उसे हैरान कर गया। तुम वाकई पागल हो नूर? कबीर ने सर दबाते हुए कहा, मगर याद रखना, अब तुम मेरी हो और मैं तुम्हें सुधारना खूब जानता हूँ। नूर अभी भी कोई और चीज उठाने के लिए नजरें दोहरा ही रही थी कि कबीर ने सोचा कि उसे काबू करने के लिए कुछ और करना पड़ेगा, वरना आज रात ये मेरा सर फाड़ कर दम लेगी। फर्श पर बिखरे हुए क्रिस्टल के गुलदान की करचियां लैंप की मध्यम रोशनी में हीरो की तरह चमक रही थी, मगर उस पर लगा हुआ कबीर शाह का ताजा खून उस मंजर को वहशतनाक बना रहा था। कबीर ने अपना माथा थामा, जहां से गर्म स्याल तेजी से बहकर उसकी आंख और फिर गाल तक आ रहा था। शदीद दर्द की ठेस ने उसके दिमाग को झिंझोर कर रख दिया। उस समय पहले तक वो जिस लड़की की हिम्मत पर हैरान था, वो शायद किसी हद तक महफूज भी हो रहा था। अब अपने बहते हुए खून को भी देखकर उसके अंदर का रवायती जागीरदार और अनाप्रस्त मर्द पूरी कुवत से जाग उठा था। उसकी मर्दाना अदा को शदीद चोट पहुंची थी, मगर एक लड़की जिसे वो जबरदस्ती ब्याह कर लाया था, एक कैदी, एक कमजोर वजूद, उसने उस पर हाथ उठाने की आखिर जुर्रत कैसे की? कबीर की आंखों में जो नरमी की एक हल्की सी किरण पैदा हुई थी, वो फौरन गुस्से के स्याह बातों में छुप गई। उसने खून आलूद हाथ से अपना चेहरा साफ किया और एक खूनी और कहर आलूद नजर सामने खड़ी नूर पर डाली, जो अभी भी हाँप रही थी, और उसकी आंखों में खौफ की बजाय मारने और मर जाने वाला जुनून था। कबीर शाह की दहाड़, तुम्हारी इतनी हिम्मत नूर खान कि तुमने कबीर शाह का खून बहाया? उसका लहजा इतना खौफनाक था कि कमरे की दीवारें लर्ज उठी। वो किसी जख्मी चीते की तरह नूर की तरफ लपका। नूर पीछे हटने लगी, मगर पीछे दीवार थी। कबीर ने एक ही झटके में उसका बाजू मरोड़ा और उसे अपने करीब किया। उसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि नूर की हड्डी चटकने लगी, मगर वो उफ तक न बोली। कबीर का गुस्सा आसमान सातों आसमान पर था। वो इसे सबक सिखाना चाहता था, वो इसे बताना चाहता था कि ताकत किसके पास है और हाकिम कौन है। बहुत शौक है ना तुम्हें लड़ने का, तो आओ आज शौक पूरा कर लेते हैं। कबीर ने दांत पीसते हुए कहा, उसे बाजू से घसीटते बैठ के करीब ले गया। नूर ने मजाहमत की। उसने अपने नाखून कबीर के हाथ पर गाड़ दिए, मगर कबीर पर तो जैसे जुनून सवार था। उसने नूर को पूरी कुव्वत से बेड पर धकेला। ये धक्का इतना जोरदार था कि नूर का सर बेड ग्राउंड के कुशन से टकराया और वो उछल कर बिस्तर पर गिरी। कबीर उसके ऊपर झुका। उसका इरादा उसे मारने या ज्यादती करने का हरगिज नहीं था। वो सिर्फ उसे अपनी ताकत से डराना चाहता था, उसे जेर करना चाहता था, ताकि वो दोबारा इस पर हमला करने की कोशिश भी ना करे। कबीर ने उसके दोनों हाथ पकड़कर सर के ऊपर बेड पर दबा दिए और अपनी सुर्ख आंखें उसकी आंखों में गाड़ दी। देखो मुझे नूर, अब कहाँ गई तुम्हारी वो शेरनी वाली हिम्मत? मैं चाहूं तो एक लम्हे में तुम्हारी गर्दन तोड़ सकता हूँ। कबीर गुस्से में फनकार रहा था, अगर अचानक उसे नूर के जिस्म में गैर मामूली तब्दीली महसूस हुई। नूर जो पहले मजाहमत कर रही थी, एकदम साकित हो गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और मुंह खुला का खुला रह गया, जैसे हवा को अंदर खींचने की कोशिश कर रही, मगर हवा उसके फेफड़ों तक ना पहुंच रही। ये शदीद सदमा, खौफ और जहनी दबाव का नतीजा था। नूर को शदीद तरीन पैनिक अटैक हुआ था और उसकी सांस की नाली जैसे सुकड़ गई थी। उसका चेहरा जो पहले गुस्से से सुर्ख हो रहा था, अब तेजी से सफेद और फिर नीला पड़ने लगा। उसके हाथ पांव ठंडे होने लगे और जैसे झटके लगने लगे। कबीर जो अभी तक अपनी अना की तस्कीन कर रहा था, नूर की यह हालत देखकर उसका सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। उसके हवास बहाल हुए और एक अनजाना सा खौफ उसके दिल में सराद कर गया। नूर, कबीर की गिरफ्त ढीली। नूर की सांस, नूर सांस लो। कबीर की आवाज में बौखलाहट थी। नूर का सीना बुरी तरह से ऊपर नीचे हो रहा था, मगर सांस अंदर नहीं जा रही थी। उसकी आंखें पथरा रही थी। कबीर को लगा कि वो मर रही है। ये ख्याल आते ही कबीर शाह के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसे लगा उसे अपने हाथों से एक मासूम जान ले रही है। वो फौरन उससे अलग हुआ और उसे कांधों से पकड़ कर हिलाया। नूर, खुदा के लिए कुछ बोलो, सांस लो। कबीर का अपना सांस फूलने लगा था। उसने नूर की गाल थपथपाई, मगर नूर का जिस्म अकड़ रहा था और होंठ नीले पड़ रहे थे। ऑक्सीजन की कमी से मौत के मुंह में
ले जा रही थी। कबीर के पास सोचने का वक्त नहीं था। उसने जिंदगी में पहली बार खुद को इतना बेबस महसूस किया था। उसे फौरन नूर का सर थोड़ा ऊपर उठाया ताकि उसकी सांस की नाली सीधी हो सके, मगर कोई फायदा ना हुआ। नूर की आंखें बंद होने लगी और गर्दन एक तरफ ढलक गई। नहीं, तुम ऐसे नहीं मर सकती, कबीर चिल्लाया। उसने बिना एक लम्हा जाया किए अपना मुंह नूर के मुंह पर रख दिया ताकि उसने मस्नूई सांस ले सके। यह लम्हा इंतहाई जज्बाती और नाजुक था। एक तरफ मौत खड़ी थी और दूसरी तरफ जिंदगी देने की कोशिश। कबीर ने अपनी पूरी ताकत से अपनी सांसें नूर के अंदर अंडेलना शुरू की और उसे अपनी जिंदगी बख्श रहा था। ये कोई रोमानवी कुर्बत नहीं थी, ये जिंदगी की जंग थी, मगर इस अमल में एक अजीब सी रूहानी वाबस्तगी पैदा हो रही थी। कबीर बार बार हटता, गहरा सांस लेता और फिर दोबारा अपने होंठ उसके सर्द पड़ते होंठों से मिलाकर उसे ऑक्सीजन फराहम करता। उसे अपना खून नूर के गाल पर लग रहा था, मगर उसे होश नहीं थी। वो बस ये चाहता था कि ये लड़की सांस ले ले। काफी देर की तगोदो के बाद अचानक नूर के जिस्म में एक जोरदार झटका लगा। उसने एक लंबा और गहरा सांस खींचा, जैसे कोई डूबता हुआ पानी से बाहर निकले। नूर बुरी तरह से खांसने लगी और उसका सांस बहाल होने लगा। कबीर फौरन पीछे हटा और उसे सहारा देकर बैठाया। वो खुद भी पसीने में शराबूर हो चुका था और हाँफ रहा था। शुक्र है खुदाया, कबीर के लबों से पीछे निकला। नूर अभी भी पूरी तरह से होश में नहीं थी। वो खांस रही थी और उसका जिस्म कांप रहा था। कबीर ने कांपते हाथों से साइड टेबल से पानी का जग उठाया और ग्लास भरकर नूर के लबों से लगाया। पियो, पानी पियो। उसका लहजा अब हाकिमाना नहीं बल्कि इल्तिजाइया था। नूर ने बमुश्किल चंद बूंद पानी पिया और फिर नडाल होकर कबीर के सीने से टीक लगा के। उसे खबर ही नहीं थी कि वो किसके सहारे बैठी है। कबीर ने उसे हटाया नहीं बल्कि उसे अपने बाजू के हिसार पे ले लिया ताकि वो गिर ना जाए। उस समय कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। सिर्फ दोनों की भारी सांसों की आवाज आ रही थी। कबीर अपनी शर्ट की आस्तीन से अपने माथे का खून साफ कर रहा था और साथ ही साथ नूर की पेशानी पर आए पसीने को भी पूंछ रहा था। उसकी निगाहों में अब इंतकाम नहीं था बल्कि एक गहरा पछतावा और जिम्मेदारी का एहसास था। उसे महसूस किया कि लड़की कितनी नाजुक है, जिसे वो चट्टान समझकर टकरा रहा था। आज अगर उसे कुछ हो जाता तो कबीर शाह शायद खुद को कभी माफ न कर पाता। इस हादसे ने उन दोनों के दरमियान खड़ी नफरत की दीवार में एक बड़ी सी दरार डाल दी थी। नूर ने अपनी आंखें अभी बंद की ही थी और वो अनजाने में कबीर की कमीज को अपनी मुट्ठी में जकड़े हुए थी, जैसे कोई बच्चा डर कर अपने मुहाफिज को पकड़ लेता है। कबीर ने उसकी मुट्ठी को देखा और एक गहरी आह भरी। उसने आहिस्ता से नूर को तकिए से लटाया और उसके ऊपर कंबल ला दिया और वो वहीं बेड के किनारे जमीन पर बैठ गया और सर दीवार से टका दिया। आज रात जो कुछ हुआ था उसने उन दोनों की जिंदगी का रुख मोड़ दिया था। कबीर जान गया था कि अब ये जंग सिर्फ बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने अंदर के जज्बात से भी लड़नी होगी। दूसरी तरफ हजारों मील दूर जंगल की तारीकी और खामोशी में एक अलग ही दुनिया बात थी। यहाँ कोई पुरताइश बेडरूम नहीं था, कोई गुलदान नहीं था और ना ही अदा की जंग थी। यहाँ सिर्फ कुदरत की हुक्मरानी थी और बका की जद्दोजहद। रेहान खान और मिन्हा शाह शेर के हमले से बचकर एक महफूज गारनुमा जगह पर पनाह लिए हुए थे। आग की मध्यम शोले नाच रहे थे, उन दोनों के चेहरों को रोशन कर रहे थे। रेहान शर्टलेस बैठा था। उसके बाजू और सीने पर शेर के पंजों के गहरे जख्म थे जिनसे खून रस रहा था और दर्द की शिद्दत से उसका चेहरा तिमतिमा रहा था। मगर उसके बावजूद उसकी नजरें मुसलसल गार के दहाने पर जमी थी ताकि कोई और खतरा अंदर ना आ सके। मिन्हा जो कभी उसे अपना दुश्मन समझती थी, इस वक्त उसके जख्मों पर मरहम रखने में मसरूफ थी। उसके पास कोई दवाई नहीं थी। उसने अपना कीमती अरूसी दुपट्टा फाड़ कर उसकी पट्टियां बनाई थी और वो करीबी चश्मे से ठंडा पानी लाकर रेहान के जख्म साफ कर रही थी। मिन्हा की आंखों में आंसू थे, मगर ये आंसू डर के नहीं थे बल्कि रेहान की हालत देख कर थे। वो जानती थी कि ये जख्म रेहान को इसलिए लगे हैं क्योंकि उसने अपनी जान पर खेल कर मिन्हा को शेर के पंजों से बचाया था। मिन्हा ने कांपते हाथों से रेहान के बाजू पर पट्टी बांधी तो रेहान ने उसे देखा। उसकी आंखों में बिला की संजीदगी और एक खामोश पैगाम था। दर्द हो रहा है? मिन्हा ने आहिस्ता से पूछा। रेहान ने नफी में सर हिलाया। जिस्म का दर्द कुछ नहीं है, इन्हा बस इस बात का सुकून है कि तुम ठीक हो और तुम पर कोई खराश नहीं आई।
मीना का दिल भर आया। उसने सोचा कि वही रेहान है जिसे वो मगरूर और जालिम समझती थी, मगर उस जंगल ने उस पर रेहान का असल रूप खोल दिया था। वो एक मुहाफिज था, एक ऐसा मुहाफिज जो अपनी अमानत की हिफाजत के लिए मौत से भी लड़ गया था। वहां अल्फाज की जरूरत नहीं थी, खामोशी में ही एक अहद हो रहा था। रेहान ने अपने सही हाथ से लकड़ियों को आग में डाला और बोला, सो जाओ मिन्हा, मैं जाग रहा हूँ। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। मिन्हा ने उसकी तरफ देखा और एक अजीब सा इत्मीनान महसूस किया। उसने रेहान के घुटने पर अपना सर रख दिया। एक बहुत बड़ा कदम था। दुश्मनी की तमाम लकीरें मिट चुकी थी। रेहान चौंका, मगर उसने उसे मना नहीं किया, बल्कि एक नामालूम जज्बे के तहत अपना हाथ उसके बालों पर रख दिया। जंगल की उस सर्द और खौफनाक रात में उन दोनों के दिलों में मोहब्बत का एक ऐसा अलाव रोशन हो चुका था जिसे अब दुनिया की कोई आंधी नहीं बुझा सकती थी। रेहान जख्मी था, मगर उसका दिल सरशार था कि मिन्हा महफूज है, उसके पहलू में है। यही उसकी जीत थी। दोनों तरफ जोड़े अपनी अपनी जंग लड़ रहे थे। एक तरफ नफरत मोहब्बत में बदलने की शुरुआत कर रही थी, तो दूसरी तरफ मोहब्बत खामोशी से जड़ें मजबूत कर रही थी। सुबह का सूरज शाहविला की बुलंद वाला सफ़ेद दीवारों पर अपनी सुनहरी किरणें बिखेर रहा था, मगर हवेली के अंदर का माहौल किसी तूफान से पहले की खामोशी जैसा था, जहां हर दिल एक अनजाने खौफ और उम्मीद की कश्मकश में धड़क रहा था। अरसलान शाह अपनी तस्बीह के दाने तेजी से घुमा रहे थे। उनके बातें पर पसीने के कतरे नमूदार थे। उनका दिल किसी अनहोनी के खौफ से बैठ रहा था, जबकि नुमान शाह एक कोने में खड़ा अपनी शातिराना आंखों से सूरत हाल का जायजा ले रहा था। उसे डर था कि अगर मिन्हा सही सलामत वापस आ गई तो उसका खेल बिगड़ जाएगा और ज़मीनों पर उसका कब्जा खतरे में पड़ जाएगा। अभी फिजा में तनाव का ये आलम था कि अचानक मरकजी दरवाजे पर हलचल हुई। हवेली का मुलाजिम करमदीन भागता हुआ आया और अरसलान शाह को चौंका देने वाली खबर सुनाई। अरसलान शाह बेख्तियार अपनी जगह से खड़े हो गए और गेट की तरफ भागे, जहां का मंजर दिल को झगड़ने वाला था। ये रियान खान था जिसका हुलिया बिगड़ा हुआ था, कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे, जिससे झांकते हुए जख्मों पर खून जम चुका था। उसका एक बाजू खून आलूद पट्टी में लिपटा हुआ था और चेहरे पर थकन के गहरे साए थे, मगर उसकी चाल में वही खानदानी वजाहत और वही अना परस्त अकड़ मौजूद थी, जिसे वो कोई जंग हार कर नहीं बल्कि जीत कर आया हो। उसके साथ मिन्हा को देखकर अरसलान शाह की आंखों से आंसुओं का बंद टूट गया। वो कमजोर लग रही थी, उसके लिबास पर मिट्टी और कांटों की खराशें थी, मगर वो जिंदा थी। और सबसे बढ़कर ये कि उसके सर पर रेहान की दी हुई चादर उसी तरह कायम थी जैसे कोई मुकद्दस अमानत हो। रेहान मिन्हा को लेकर सीधा अंदर दाखिल हुआ। उसके कदमों की धमक फर्श पर गूंज रही थी। अरसलान शाह दीवाना वार बेटी की तरफ रख गए और उसे अपने सीने में खींच लिया। मिन्हा फूट फूट कर रो पड़ी। ये आंसू उस खौफ के निकलने का इशारा थे जो उसने पिछले 5 दिनों में झेला था, और सुकून का इजहार थे जो बाप के साय में आकर मिलता है। रेहान वहीं चंद कदम के फासले पर खड़ा रहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे किसी बड़े बोझ से नजात मिल गई हो। उसे अरसलान शाह की आंखों में आंखें डालकर अपनी गर्जदार आवाज में कहा, जो हॉल में गूंज उठी, संभाले अपनी अमानत अरसलान शाह। मैं खान हूँ, दुश्मन जरूर हूँ, मगर कमीना नहीं। मैंने आपकी बेटी को अगवा जरूर किया था, मगर इन 5 दिनों में से अपनी इज्जत समझकर उसकी हिफाजत की। जंगल के दरिंदों से लड़ के अपनी जान दांव पर लगा दी, मगर आज आपकी बेटी, आपके सर के बाल भी बेका आपकी बेटी का होने नहीं दिया मैंने। यह है खानों का ज़र्फ, और यह है मेरी दुश्मनी का मायार। रेहान के लहजे में सच्चाई की ऐसी खनक थी कि अरसलान शाह लपीट गए। उन्होंने मिन्हा के माथे पर बोसा दिया, फिर रेहान की तरफ शुक्रगुजार नजरों से देखा। रेहान ने एक गहरी सांस ली और उसे लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। उसने अपना सीना ताना और अपना असल मुतालबा दोहराया। मैं अपना वादा पूरा कर चुका हूं अरसलान शाह। मैंने आपकी बेटी लौटा दी है, अब बारी आपकी है। मेरी बहन अरूही के रिश्ते की बात खत्म करे और ये दुश्मनी यहीं दफन कर दे। उसे अभी अंदाजा ना था कि इन 5 दिनों में क्या क्या क्यामतें टूटी है। वो तो इन सबसे बेखबर ही था कि अचानक सीनियों से भारी कदमों की आहट आई और कबीर शाह नीचे उतरा। मगर वो अकेला नहीं था। उसके साथ चलने वाली लड़की को देखकर रेहान को लगा जैसे आसमान उसके सर पर आन गिरा है।
उसके पैरों तले से जमीन निकल गई और दिमाग में धमाके होने लगे। ये अरूही नहीं थी, ये तो नूर थी, उसकी कजन, उसकी जान से प्यारी लाडली नूर। यहाँ दुश्मनों के घर में, और वो भी कबीर शाह के साथ। और सबसे होलनाक बात ये थी कि वो मुतमईन लग रही थी, जैसे ये अनहोनी बात ना हो। रेहान का दिमाग माउफ हो गया। उसे तो लगा था कि सिर्फ अरूही का रिश्ता मांगा गया था। ये नूर यहाँ कैसे पहुंच गई, और वो कबीर शाह के साथ क्यों खड़ी है? रेहान का खून जोश मारने लगा। उसकी आंखों में हैरत की जगह वहशत ने ले ली। उसने एक कहर आलूद नजर कबीर पर डाली और दहाड़ा, नूर, तुम यहाँ क्या कर रही हो, और ये शख्स तुम्हारे साथ क्यों खड़ा है? कबीर शाह रान के सामने आ खड़ा हुआ। उसके माथे पर पट्टी बंधी थी और चेहरे पर संजीदगी थी। उसने रियान की आंखों में देखा और इंतहाई स्मार्ट और सर तजे में कहा, तुम्हारी बहन अरूही घर पर है रियान खान, वो महफूज है। मैंने बदले में गलती से नूर को उठा लिया, और अब ये नूर खान नहीं बल्कि नूर कबीर शाह है, मेरी मनकूहा बिली बीवी। रियान को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में गर्म सुलाखें उतार दी हो। उसकी गैरत को ऐसा झटका लगा कि वो बर्दाश्त न कर सका। क्या कहा तुमने? बीवी? तुमने मेरी बहनों जैसी कजन को अगवा किया और फिर उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर निकाह कर लिया? तुमने मेरी गैरत का सौदा किया? रेहान का जब्त टूट गया। वो एक जख्मी शेर की तरह दहाड़ा और कबीर पर चिपटा। उसे पूरी ताकत से एक मुक्का कबीर के मुंह पर दे मारा। कमीने इंसान, मैं तुझे जान से मार दूंगा। तूने मेरी फूल जैसी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी, धोखेबाज। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रेहान कबीर को मार रहा था, वो उसका गिरेबान फाड़ रहा था, और कबीर, जो शायद अपने किए पर पशेमान था या नूर की वजह से खामोश था, उसने रेहान पर हाथ नहीं उठाया। वो चुपचाप उसका गुस्सा सह रहा था। नूर चीख रही थी, मगर उसकी आवाज नकार खाने में तोती की आवाज जैसी थी। रेहान ने करीब पड़ा हुआ एक गुलदान उठाया और कबीर के सर पर मारने ही वाला था कि तभी एक ऐसी चीज हुई जिसने वहां मौजूद हर शख्स को साख्त कर दिया। नूर ने आगे बढ़कर रेहान को जोर से धक्का दिया और कबीर के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। खबरदार रेहान भाई, नूर चीखी। उसकी आवाज में ऐसी अजनबियत और ताकत थी कि रेहान का हाथ हवा में मुअल्लिक रह गया। इन्हें मत कुछ मत कहे, ये मेरे शौहर है, खबरदार जो इन पर हाथ उठाया। रेहान पत्थर का हो गया। उसे बेयकीनी से अपनी नूर को देखा, जिसके लिए वो दुनिया से लड़ सकता था। अपने घर की इज्जत के लिए ही तो उसने ये कदम उठाया था, मगर आज इन खानदानों की इज्जत उसके दुश्मन के लिए उससे लड़ रही थी। नूर, तुम? रेहान की आवाज में टूट फूट थी। तुम इस दरिंदे का दिफा कर रहे हो जिसने तुम्हें अगवा किया, जिसने तुम्हारी इज्जत को दांव पर लगाया? नूर की आंखों में आंसू थे, मगर लहजा मजबूत था। हाँ भाई, इन्होंने मुझे अगवा किया, मैं इनसे नफरत करती थी, मगर इन्होंने मुझे बेआबरू नहीं होने दिया। इन्होंने मुझसे निकाह करके मुझे अपनी इज्जत बनाया। ये मेरे मुजरिम जरूर है, मगर अब ये मेरे मुहाफिज भी हैं, और मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मैं अपने शौहर पर हाथ उठते नहीं देख सकती, चाहे मारने वाला मेरा भाई जैसा ही क्यों ना हो। और वैसे भी ये आग तो आपकी ही फैलाई हुई है ना। औरत को घर के से उठाने की रस्म की शुरुआत आपने ही तो की थी, फिर अब कैसा गुस्सा दिखा रहे हैं? नूर के इन अल्फाज ने रेहान को अंदर से मार दिया। वो समझ गया कि बाजी उसके हाथ से निकल चुकी है। जो जंग वो जीतने आया था वो हार चुका है। उसने एक नजर कबीर को देखा, जिसकी आंखों में नूर के लिए एक अजीब सी तशक्कुर और मोहब्बत की चमक थी। रेहान पीछे हट गया, उसका वजूद कांप रहा था। अभी माहौल में सकूत छाया ही था कि नुमान शाह, जो अब तक अपनी साजिश नाकाम होते देख रहे थे, उसने अपना आखिरी और सबसे घटिया वार किया। वो एक मकरवा हंसी हंसा और आगे बढ़ा। वाह भाई वाह, क्या डरामा रचाया जा रहा है यहाँ। अरसान, तुम तो ऐसे खुश हो रहे जैसे तुम्हारी बेटी हज करके आई हो। जरा होश के नाखुन ने 5 दिन और 5 रातें ये लड़की गैर मर्द के साथ जंगल में अकेली रही है। जवान गुन है, तनाई है, कौन यकीन करेगा कि इनके दरमियान कुछ नहीं हुआ। ये लड़की अब दागदार हो चुकी है। अरसान शाह कोई शरीफ आदमी अब इसका हाथ नहीं थामेगा। और तुम रेहान खान, बड़े मुहाफिज बने फिरते हो ना। बताओ, जंगल की रातों में तुमने हमारी बेटी के साथ क्या किया, क्या गुल खिलाया है? रोमान शाह के अल्फाज जहन में बुझे हुए तीरों की तरह मिन्हा और रेहान के किरदार को छलनी कर रहे थे। अरसान शाह का चेहरा फक हो गया। समाज का डर,
एक बाप की गैरत पर हावी होने लगा। वो सवालिया नजरों से अपनी बेटी को देखने लगे। मिनहा सिसक पड़ी। वो अपने बाप की नजरों में वो शक नहीं देखना चाहती थी। रेयान का हाथ एक बार फिर मुट्ठी की शक्ल में भींच गया। वो नुमान की जुबान खींच लेना चाहता था, मगर इससे पहले कि वो कुछ कहता, मिनहा किसी जख्मी शेरनी की तरह अपने ताया के सामने आ गई। बस करे ताया जान, खुदा का खौफ करे। मिनहा चीखी, मैं कसम खाकर कहती हूँ कि ये रेयान ने मुझे छुआ तक नहीं। वो रात भर जाग कर मेरी पहरादारी करता रहा और उसने अपनी जान खतरे में डालकर मुझे शेर से बचाया। अपने जख्मों की परवाह नहीं की। अगर वो चाहता तो मेरी इज्जत तार तार कर सकता था, क्योंकि मैं उसके रहमो करम पर थी। मगर उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो आप लोगों की तरह घटिया नहीं है। वो एक मर्द है, और मर्द औरत की इज्जत का मुहाफिज होता है, लुटेरा नहीं। मिनहा का जज्बाती बयान और आंखों से बहते आंसू उसकी सच्चाई की गवाही दे रहे थे। अरसान शाह को अपनी बेटी पर यकीन आ गया। उन्होंने आगे बढ़कर नुमान शाह के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया। दफा हो जाओ मेरी नजरों से। नुमान, मैं आज जान गया हूं कि तुम मेरे भाई नहीं बल्कि मेरी जड़ें काटने वाले दुश्मन हो। तुमने ये सारी आग लगाई थी। जमीनों की हवस में तुमने बच्चों की जिंदगियां दांव पर लगा दी। निकल जाओ यहाँ से। अरसलान शाह का जलाल देखकर नुमान शाह वहां से दुम दबाकर भाग निकला, क्योंकि अभी सूरत उसकी खिलाफ थी। रान ने जब मिनहा को अपनी सफाई देते हुए देखा तो उसके दिल में मिनहा का मुकाम और भी बुलंद हो गया। वो जान गया कि ये लड़की उसके लिए ही बनी है, मगर उस वक्त हालात ऐसे थे कि उसका मजीद रुकना मुनासिब नहीं था। वो नूर की तरफ एक आखिरी दुख बड़ी नजर डालकर खामोशी से वहां से निकल गया। उसके दिल में एक ठेस थी कि वो अपनी कजन को वहां छोड़कर जा रहा है, मगर साथ ही एक इत्मीनान भी था कि वो महफूज है। हरियान के जाने के बाद हवेली में एक सुनाटा छा गया था, मगर ये सुनाटा पुरसुकून नहीं बल्कि सवालिया था। अगले दिन का सूरज जब तुलू हुआ तो गांव की फिजाओं में चामगोइयां शुरू हो गई। हर थड़े, हर चौपाल, हर रात के हंगामे का जिक्र था। लोगों की जुबानों पर तरह तरह की बातें थी। खानों और शाहों के दरमियान एक आखिरी और फैसला कुन जिरगा बिठाया गया। ये जिरगा आम जिरगों से मुख्तलिफ था, क्योंकि इसमें सिर्फ मर्द नहीं बल्कि इस बार वो लड़कियां भी शामिल थी जिनकी जिंदगियों को फैसला होना था। मैदान में दोनों खानदानों के बड़े मौजूद थे। अरसलान शाह, नुमान शाह, जो बेइज्जत होने के बावजूद ठीठ बनकर बैठा था। मुख्तार खान और अरबाज खान सबके चेहरों पर संजीदगी थी। जिरगे के सरदार ने बात शुरू की कि पुरानी रवायत के मुताबिक बेटियों का तबादला करके इस दुश्मनी को खत्म किया जाए। मिनहा वापस आ गई, लिहाजा नूर को वापस खान हवेली भेज दिया जाए और तलाक करवा दी जाए, ताकि हिसाब बराबर हो सके। ये फैसला सुनते ही वहां मौजूद औरतों में बेचैनी फैल गई। मिनहा जो अब तक खामोश थी एकदम खड़ी हो गई। उसके साथ ही नूर भी अपनी जगह से उठ गई। नहीं, मिनहा की आवाज पूरे मजमे में गूंजी, हम कोई भेड़ बकरियां नहीं है जिन्हें आप अपनी अना की तस्कीन के लिए इधर से उधर करते रहे। कभी अगवा, कभी वापसी, और कभी तलाक। ये हमारी जिंदगी है या कोई शतरंज की बाजी? ये कोई शतरंज की बाजी नहीं। मैं इस फैसले को नहीं मानती। नूर ने भी कबीर की तरफ देखा, जो कि सर झुकाए बैठा था। फिर जुर्गे के सरदार की आंखों में आंखें डालकर बोली, मैं अभी वापस नहीं जाऊंगी। मेरा निकाह हो चुका है और मैं इसे खेल नहीं समझती। कबीर शाह ने मुझे अगवा किया था, ये सच है, मगर ये भी सच है कि इस शख्स ने अपनी गलती की तलाफी करने की कोशिश की है। इसने मुझे इज्जत दी है, मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया है। मैं अपने शौहर का घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कबीर ने चौंक कर नूर की तरफ देखा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि नूर सबके सामने उसका इंतखाब करेगी। नूर फौरन अपनी जगह से कबीर उठा और नूर के बराबर आकर खड़ा हो गया। उसने नूर का हाथ थामा और सबके सामने ऐलान किया, मैं अपनी बीवी के फैसले के साथ हूँ। नूर मेरी इज्जत है और अब इसे मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। हमने एक मुश्किल रास्ता चुना है, मगर अब ये सफर साथ ही तय होगा। खान खानदान के मर्दों के सर झुक गए, क्योंकि नूर ने अपनी मर्जी जाहिर कर दी थी। अब बारी मिनहा की थी। जवार जो पिछले कई दिनों से गायब था, वो डरपोक बनकर छुपा हुआ था। उसका जिक्र भी नहीं था। मिनहा ने अपने बाप अस्तान शाह की तरफ देखा और धीमी मगर मजबूत आवाज में कहा, बाबा, जवार ने मुझे मुसीबत के वक्त अकेला छोड़ दिया था। वो बुजदिल है, मैं उसके साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। लेकिन रेयान खान, वो मेरे लिए शेर से लड़ गया। उसने मेरी हिफाजत की, मुझे इज्जत दी। मेरा दिल गवाही देता है कि उससे बेहतर हम सफर मुझे नहीं मिल सकता।
میں ریان کو اپنانا چاہتی ہوں۔ منہا کی اس اقرار نے ریان کے دل میں جلتے بجھتے دیوں کو روشن کر دیا۔ ارسلان شاہ نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور مسکرا دیا۔ انہوں نے ارباز خان کی طرف دیکھا اور کہا، خان صاحب، ہمارے بچے ہم سے زیادہ سمجھدار نکلے۔ انہوں نے نفرت کو محبت میں بدل دیا۔ میں آج سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میری زمینوں کی ہوس، میرے بھائی نعمان کی سازشوں نے ہمیں اندھا کر دیا تھا۔ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اور یہ زمینوں کے کاغذات آپ کو واپس کرتا ہوں۔ نعمان شاہ کا چہرہ کالا پڑ گیا۔ اس کی ساری سکیمیں دھری کی دھری رہ گئی۔ اسے برادری سے بے دخل کر دیا گیا اور ذلت کا توق گلے میں لٹکائے وہاں سے چلا گیا۔ فضا میں اللہ اکبر کے نعرے گونج اٹھے۔ دشمنی ختم ہو گئی اور صلح کا سفید جھنڈا لہرا دیا گیا۔ اسی خوشی کے موقع پر ارباز خان نے رافعہ کی طرف دیکھا جو ایک طرف خاموش کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھا کہ سب کی جوڑی بن گئی، میں کیوں پیچھے رہوں؟ ارباز خان مسکرائے۔ انہوں نے اروہی کو بلایا اور رافعہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ جب سب ایک ہو رہے ہیں تو تم بھی ایک ہو جاؤ بچوں، اب حویلی میں خوشیاں آئیں گی۔ رافعہ بیٹا، تم نے اپنی بہن کے لیے بہت قربانی دی ہے، اب اپنی خوشی سنبھالو۔ رافعہ نے اروہی کو دیکھا جو کہ شرما رہی تھی۔ اس طرف ایک ہی دن میں 3 جوڑوں کی تقدیروں کے فیصلے محبت کے حق میں ہو گئے۔ اسی رات حویلیوں میں جشن کا سما تھا۔ سب سے پہلے شاہ ولاس کے اس کمرے کا منظر جہاں کبیر اور نور موجود تھے۔ کمرے میں موتیا کے پھولوں کی مہک رچی ہوئی تھی، مگر فضا میں ایک ہلکی سی جھجک بھی تھی۔ کبیر دروازہ بند کر کے نور کی طرف مڑا جو کہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر چاند کو دیکھ رہی تھی۔ کبیر آہستہ قدموں سے اس کے قریب گیا اور اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ نور چونکی اور مڑ کر اسے دیکھا۔ کبیر کی آنکھوں میں آج وہ وحشت نہیں تھی جو کالج کے باہر تھی، بلکہ ایک گہری پشیمانی اور محبت تھی۔ نور، کبیر نے نرمی سے اس کا نام پکارا۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا۔ میں نے تمہاری آزادی چھینی، تمہیں قید کیا، تمہاری فیملی سے تمہیں دور کیا۔ میں جتنا بھی معافی مانگوں کم ہے، مگر آج جرگے میں تم نے جو میرا مان رکھا اس نے مجھے تمہارا غلام بنا دیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں جس طرح میں نے کل تمہیں اپنی سانسیں دی تھی، اسی طرح اپنی پوری زندگی تمہارے نام کر دوں گا۔ نور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے دل میں ابھی بھی ملال تھا کہ اسے کس طرح اغوا کیا گیا تھا اور کیسے جرگے میں اس کی بولی لگائی گئی تھی، مگر سامنے کھڑے شخص کی سچائی اسے پگھلا رہی تھی۔ نور نے تلخی اور محبت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کہا، کبیر، میں جھوٹ نہیں بولوں گی، میں سب بھول گئی ہوں۔ مجھے نفرت ہے اس رواج سے جس نے مجھے یہاں پہنچایا۔ مجھے دکھ ہے اپنے گھر والوں کے رویے پر، مگر نور رکی اور کبیر کی آنکھوں میں دیکھا، مگر مجھے آپ سے نفرت نہیں رہی، کیونکہ اس رات جو میرا سانس رک رہا تھا تو میں نے آپ کی آنکھوں میں اپنے لیے موت کا خوف دیکھا تھا، اور وہی لمحہ تھا جب میں نے فیصلہ کیا تھا کہ جو شخص مجھے بچانے کے لیے اپنی جان لگا سکتا ہے وہ مجھے کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ شاید ہمارا ملن ایسے ہی تھا، ٹیڑھا میڑھا اور تکلیف دہ، مگر اب میں آپ کی ہوں۔ کبیر نے جذبات سے مغلوب ہو کر نور کے ہاتھ چوم لیے اور اسے ایک خوبصورت کنگن پہنایا جو ایک خاص اس کے لیے بلایا تھا۔ چلو اب یہ بتاؤ کہ وہ واز والا پتہ تو نہیں لینا؟ کبیر نے ماحول کو ہلکا کرنے کے لیے مذاق کیا۔ نور کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اسے شرارت سے کہا، وہ تو وقت بتائے گا مسٹر کبیر شاہ، اگر آپ نے پھر کبھی اونچی آواز میں بات کی تو میں پورے گھر کے گلدان آپ کے سر پر توڑ دوں گی۔ کبیر ہنس پڑا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا جہاں اب صرف سکون تھا۔ دوسری طرف خان حویلی میں ریان کا کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ ننہا دلہن بنی گھونگھٹ اوڑے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ریحان کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے بازو پر ابھی بھی پٹی تھی، مگر چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ چلتا ہوا منہا کے قریب آیا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ منہا نے اس کے قدموں کی آہٹ محسوس کی۔ ریحان نے آہستہ سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا اور منہا کا چہرہ دیکھ کر خوب اختیار ماشاءاللہ کہا۔ منہا نے شرما کر پلکیں چکا لی۔ مبارک ہو مسز ریحان خان۔ ریحان نے نرمی سے کہا، آخر کار جنگل کی وہ راتیں رنگ لائی اور میں تمہیں اپنے گھر لے آیا۔ منہا نے نظر اٹھا کر ریحان کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی تحفظ تھا جو شیر کے حملے کے وقت تھا۔ ریحان، منہا نے سرگوشی کی، مجھے لگا تھا میں کبھی واپس نہیں آ سکوں گی۔ ریحان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔
जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई मुझसे दूर नहीं कर सकता मिना। तुम मेरी वो अमानत हो जिसकी हिफाजत मैंने अपनी जान से बढ़कर की है, और अब तुम मेरी जिंदगी हो। मिना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अपना सर रान के सीने पर रख दिया, जहां से दुनिया का हर खौफ मिटता हुआ महसूस हुआ। आप बहुत अच्छे हैं रेयान। आप दुश्मन बनकर आए थे मगर मेरे मसीहा बन गए। रेयान ने मुस्कुराकर उसे अपनी बाहों के हिसार में ले लिया। हम दोनों की कहानी आग और पानी का खेल थी मिना, मगर देखो मोहब्बत जीत गई। ये रात उनके लिए एक नए सफर का आगाज थी, जहां कोई डर नहीं था, सिर्फ और सिर्फ चाहत थी। उधर तीसरे कमरे में राफिया और रूही मौजूद थे। ये जोड़ा सबसे ज्यादा खामोश और सहमा हुआ था। अरूही अभी तक सदमे से पूरी तरह बाहर नहीं आई थी। राफिया उसके करीब बैठा और नरमी से उसका हाथ अपने हाथ में लिया। अरूही डरी नहीं, उसे राफिया की तरफ देखा, जिसकी आंखों में बरसों की शनासाई और मोहब्बत थी। अरूही, राफिया ने प्यार से पुकारा। मैं जानता हूँ तुमने बहुत बुरा वक्त देखा है, तुम डरी हुई हो, मगर यकीन करो अब तुम महफूज हो। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी और दुनिया के हर दुख के दरमियान दीवार बन जाऊंगा। तुम्हें अब कभी डरने की जरूरत नहीं है। अरूही की आंखों से आंसू बह निकले। उसने राफिया के हाथों को मजबूती से थाम लिया। राफिया, मुझे आप पर यकीन है, अगर आप ना होते तो शायद मैं बिखर जाती। राफिया ने मुस्कुराकर उसके आंसू पूछे। अब सिर्फ खुशियां होंगी रूही, हम मिलकर एक नई दुनिया बसाएंगे। राफिया ने उसकी पेशानी पर बोसा दिया और अरूही ने अपनी आंखें बंद करके खुद को उस तहफ्फुज के हवाले कर दिया जिसकी उसे शदीद जरूरत थी। कहानी अपने अंजाम को पहुंच चुकी थी। नफरत की आंधियां थम चुकी थी और मोहब्बत की बारिश ने हर दिल को सैराब कर दिया था। तीनों जोड़े अपनी अपनी दुनिया में मगन थे और आसमान पर चांद मुस्कुरा रहा था। ये इस बात का सबूत था कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं, और सच्ची मोहब्बत हर आजमाइश, हर दुश्मनी और हर गलत फहमी को शिकस्त देकर अपना रास्ता बना लेती है।